तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। मैथ का अगला वीडियो देखते हैं। अपना पहला चैप्टर एनसीईआरटी मैथ का शुरू किए थे, वास्तविक संख्या रियल नंबर का। उसमें प्रश्नावली 1.1 का देख लिए हैं सर, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया था। उसके आगे देखते हैं। आगे एक थ्योरम है 1.2 का। आज उसी को देखेंगे क्या है थ्योरम में और क्या है। उसके बाद आगे एग्जाम्पल लेके भी उसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताइए, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, हम तो ये तो जानते हैं किसी भी भाज्य संख्या का या कोई प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 20, 25, 40, 33, कुछ भी कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। क्या इस संख्याओं ये सब जो संख्या लिए हैं, इस सबको क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? क्या हम इस संख्या को 20 है, 25 है, 40 है, 33 है, इस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, लिख सकते हैं। जैसे इसका 20 का निकालेंगे, 20 का निकालेंगे तो पहले 20 में हो गया 2, 2 और 5 अभाज्य संख्या आ गया। वैसे ही 25 का, इसमें तो 2 से जाएगा तो नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से हो गया। 40 का 20, 5 हो गया। 33 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 11 हो गया। अभाज्य संख्या आ गया। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या हम अभाज्य संख्या को गुना करके प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम अभाज्य संख्याओं को गुना करके प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर होगा हाँ, बिल्कुल हाँ। इसका भी आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि अब यही जो हम लोगों को अभाज्य संख्या आया है, इसी को अगर गुना कर देंगे तो फिर से वही संख्या प्राप्त होगा। फिर इसमें देखिए 5 को गुना करेंगे 25, फिर इसको गुना करके 40, 11 और 3 को गुना करके 33। यानी कि इसकी जो हम किसी भी प्राकृतिक संख्या या भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो उस फिर गुणनखंड को हम विपरीत प्रक्रिया करके उल्टा गुना करके फिर से हम वो प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला आगे आता है कि हम कितना कर सकते हैं। मतलब अभाज्य संख्या हम लेते जाएंगे, जैसे हम ले लिए 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 11 ले लिए, 13, ये सब संख्याएं लेते जाएंगे। ये सबको ऐसा कितना संख्या है जिसको हम गुना करके प्राकृतिक संख्या बना सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमित, क्योंकि संख्या अनंत है और जितना संख्या लेते जाएंगे उसमें अभाज्य संख्या भी अपरिमित है। तो जितना लेते जाएंगे उतना आगे बढ़ता ही जाएगा, इसमें मतलब कहीं अंत ही नहीं लेगा इसका। आइए इसके बाद इस थ्योरम को लिखते हैं और उसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए देखते हैं प्रमेय 1.2 में कह रहा है ये कौन सा है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। थ्योरम जो है अपना, इसमें कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब अभाज्य गुणनखंड का जो क्रम होता है वो भी देखते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं क्या क्या होता है, समझते हैं इस थ्योरम को। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक अपने पास एक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले। इसको फैक्टर ट्री की तरह से निकालते हैं। जैसे है 32,760, पहले 200, 1, 6 और 3, 6, 1, 8, 0। फिर इसका निकालिए 2 से अधिक 8, 1, 1, 8, 9, 0। फिर इसका निकालते हैं 4, 0, 9, 5, अब इसमें 3 से दे देते हैं। 1, 9, 6, 18, 1, 5, फिर 3 से नौ, 1, 98,
7 से देंगे 7 2 3, यहाँ आके खत्म हो गया। देखिए 32,760 का हम क्या किए, गुणनखंड वृत्त के द्वारा गुणनखंड निकालना शुरू किए। तो इसमें गुणनखंड में हमारे पास क्या क्या आया देखते हैं। 2 2 2, उसके बाद 1 2 3 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और लास्ट में 13। क्या है ये सब, क्या क्या आया, ये सब जो भी आया है यहाँ पे सारे के सारे हमारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसी को अभाज्य गुणनखंड वृक्ष के द्वारा निकाले हैं। ये सब क्या आया, सब अभाज्य संख्या आया, 2 3 5 और 7। एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, क्या आया है, ये एक क्रम में आया है। पहले 2, उसके बाद 3, इसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 13, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं संख्या हमारा बढ़ते जा रहा है, एक क्रम में आते गया है। वही इसमें लिखा हुआ है नीचे, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये जो आता है हमारा क्रम, अब देखिए इसको क्रम जो है इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 7 5 3 3 2 2 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वैल्यू जो है दोनों का बराबर ही आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन जब ऐसे कर रहे हैं तो ये कौन से क्रम है, एक क्रम पकड़ लिया, ये आरोही क्रम में आया है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, 3 का 2, 5 7 और 13, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्योंकि ये तीनों एक है तो 3 कर दिए, 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिए, फिर 5 है 7 है और 13 है, इसको ऐसे कर दिए। यही हम इसको इस फॉर्म में लिखे हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 3 बार आया है तो 3 का घात 2 का घात 3 लगा दिए, 3 2 बार आया है तो 2 लगा दिए, यानी इसको हम अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का देखते हैं उसको सोल्व करके। एग्जाम्पल 5 में लिखे संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब कह रहा है इसमें 4n दिया हुआ है और कह रहा n एक प्राकृत संख्या है, जहां पे क्या है, जहां n बराबर में प्राकृत संख्या है। कह रहा है कि n का कोई ऐसा वैल्यू है जो 4n के लिए 0 पे समाप्त होगा। यानी कि अगर n बराबर हम कोई भी प्राकृत संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। दूसरा हम n की जगह पे 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 16। 4 n की जगह पे 3 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 ले लेते हैं, 4 चौके 16 चौके 64, 256 हो जाएगा। n की जगह पे 5 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 256 10 24 हो जाएगा। अब देखिए n की जगह पे अलग अलग वैल्यू रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, 5 रख दिए। क्या आ रहा है, कोई ऐसा संख्या आ रहा है जिसमें लास्ट में 0 है, नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये कह रहा है n का कोई क्या था, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पे, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्योंकि अगर n का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ऐसा कोई संख्या आ ही नहीं रहा है जो 0 पे समाप्त हो। अगर 0 के समाप्त कोई अंक कोई n का मान के लिए अगर कोई अंक 4 का कोई भी अंक 0 पे समाप्त होगा तो वो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि 5 से विभाज्य कौन कौन संख्या होता है, जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 रहेगा तो वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो अगर कह रहा है 0 पे समाप्त होगा तो कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होगा तो वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब उस संख्या का अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य हो रहा है तो उस संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड हमारा 5 भी आएगा। कैसे जैसे हम ले लेते हैं कोई संख्या है 50 ले लेते हैं, इस 50 में लास्ट में 0 है, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें एक गुणनखंड अभाज्य संख्या ये 5 भी आएगा। निकाल के देख लेते हैं, इसमें 2 से दे देंगे 25 आ जाएगा और फिर क्या करेंगे, 2 से लगेगा 5 से लगेगा 5, इसमें क्या हो गया 2 5 और 5, एक 5 तो आया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, हमको एक 5 मिला। इसमें ऐसा कोई भी संख्या होगा जिसके लास्ट में 0 होगा तो वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। और 5 से विभाज्य होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें अभाज्य गुणनखंड अगर उसका निकालेंगे तो उसमें एक हमारा 5 आएगा ही आएगा। अब देख लेते हैं 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, यानी कि इसमें 5 आ नहीं रहा है, इसमें कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए, तभी क्या होगा वो संख्या 0 पे जाके समाप्त होगा। ये इसको अच्छा से लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे लिखना, जिसके लिए 4n 0 और 0 होती। यदि n के लिए 4n 0 पर समाप्त होगी तो क्या होगा, उसमें 5 वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5, यानी 5 से जैसे ही विभाज्य हुआ तो उसके गुणनखंड में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आना चाहिए जो संभव है नहीं, क्योंकि अगर 4n का में हम 4 का गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 ही आता है, 2 के अलावा कुछ आता नहीं। इसलिए 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आती है। इसलिए ऐसी कोई संख्या, यानी ऐसी कोई n
नहीं है जिसके लिए 4n अंक शून्य पे समाप्त होगी। बस इतना लिखना है इसमें। छठा एग्जाम्पल में संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसका आ गया 2 और 3, 20 का निकालेंगे। इसका आ गया 2, 2 और 5। अब कह रहा है HCF और LCM का। HCF में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन ढूंढते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें क्या है 2 और 2, इसके अलावा कोई तो कॉमन है नहीं दोनों में, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद LCM में जो दोनों में कॉमन है वो ले लेते हैं। उसके बाद जो नहीं है कॉमन वो भी लेते हैं, यानी उसके बाद 2 अकेला है इसको भी लेना है। उसके बाद 3 ये अकेला है इसको भी ले लेना है। उसके बाद इसमें 5 बच गया है, 5 को भी ले लेना है। तो ये हो जाएगा 5, 15, 30, 60। HCF 2 और LCM 60। बस इतना ही करना था इस सवाल में। एग्जाम्पल 7 में अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 96 का पहले 96 का 1 8 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 और कितना है 404 2 0 2 0। अब तो नहीं लगना चाहिए, तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में। अभाज्य गुणनखंड निकाले, इसमें क्या हो गया, HCF क्या हो जाएगा, 2 एक बार कॉमन है, 2 2 बार कॉमन है, उसके बाद तो कॉमन है नहीं, तो लिख देंगे HCF बराबर कितना 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद LCM क्या हो जाएगा, 2 2 बार कॉमन है तो 2 2, उसके बाद क्या नहीं है 3 बार और है 2 2 2, उसके बाद 3 और लास्ट में 101, या इसको हम लिख सकते हैं 2 5 101। ये क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 या 96 और 101 ना, 101 और 96 को मल्टीपल करके 56 हो जाएगा। 0 9 6 9 6 9। ये हो गया LCM और ये हो गया HCF। इसके बाद क्या रहा, नहीं LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ये इतना ही आएगा इसका। अच्छा LCM हम एक दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम HCF निकाल लिए तो इसके बाद LCM निकालने के लिए LCM बराबर हो जाता है दोनों संख्या क्या है 96 और 404 बटे में हम नीचे में क्या कर देंगे HCF से दे देंगे भाग, तो ये भाग दे देंगे तो इसका जो LCM है वो निकल के आ जाएगा 24 और 404 गुना में 24 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो यही हो जाएगा 96 ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला वो भी लिख लीजिए, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर में होता है लसा मोसा। अब इसमें से कोई भी एक निकालना है, जैसे लसा निकालना रहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या बट्टे में हो जाएगा मौसम। यही अगर HCF निकालना रहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें आ जाएगा LCM। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं HCF LCM। अगर HCF LCM में से कोई एक मालूम रहेगा और दोनों संख्या मालूम रहेगा तो फिर हो सकता है कहीं पे दोनों संख्याओं का HCF LCM HCF दिया रहेगा तो पहली संख्या एक दिया रहेगा पहली संख्या तो दूसरी संख्या में निकाल सकते हैं इसी में से।
एग्जाम्पल 8 संख्या में कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से। सॉल्यूशन लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। बहत्तर का निकाल लेंगे, 18, फिर 2 से दे देंगे 9, 3 से दे देंगे 3, शेष को लिख लेंगे 6 इज इक्वल टू 2 गुना 72 बराबर में क्या हो गया 3 बार है ना, 2 2, उसके बाद 3 2 बार है, उसके बाद निकालेंगे कितना है 120 का, 2 30, 2 15, 3 5 गुना आएगा, फिर 120 का भी लिख लेंगे कितना है 2 2 2 और 3 और 5 हो गया। तीनों संख्या क्या क्या अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। अब इसमें एचसीएफ निकालना है पहले, तो एचसीएफ बराबर देख लेंगे तीनों में कॉमन क्या है, ये 2 तीनों में कॉमन है, 2 2 में है, 2 2 में, 3 तीनों में कॉमन है, ये क्या है 3 2 तीनों में है, तो इसमें हो जाएगा 1 बार 2 और 1 बार 3, उसके बाद 5 नहीं है 3 1 में ही है, तो इसका हो जाएगा एचसीएफ बराबर कितना 3 × 2 6, ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम 2 तो इसमें भी है, 3 एक बार इसमें भी है, उसके बाद बचा क्या क्या, एक बार ये 2 एक बार ये 2 2 2, उसके बाद एक बार ये 3 और एक बार ये 5, कितना हो जाएगा 6 12 24 दिया 72 और गुना 5 गुना 10 5 7 35 1 36 360, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसमें ये वाला इससे पहले जो फार्मूला लिख रहे थे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का, इसमें नहीं होगा क्योंकि वो इसमें 3 संख्या है, जहाँ पे 3 संख्या आ गया तो उसमें हमको फार्मूला काम नहीं करेगा, वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या बटे में उसका एचसीएफ एलसीएम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 3 संख्या आ गया है तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा, इसलिए जहाँ पे 3 संख्या आ जाएगा उसको इसी तरह से अलग अलग निकाल के ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।